इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा नवलेखन पुरस्कार 2017 से सम्मानित लेखक आलोक रंजन से मनीषा जैन की बातचीत। श्रोताओं, आज इनसे मिलिए इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युवा लेखक जिन्हें सम्मानित किया गया है उनकी एक रचना के लिए, उनकी एक किताब के लिए जिसका नाम है सियाहत। इस यात्रा वृत्तांत को लिखने वाले लेखक आलोक रंजन, हमने यात्रा के दौरान ही उनसे बातचीत की। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं आलोक रंजन जी। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आलोक जी, आपकी यात्रा शुरू होती है, आपकी जिंदगी की यात्रा शुरू होती है बिहार के एक जगह से, और इस वक्त हमें जितना पता है आप केरल के एर्नाकुलम में हैं जी, है ना? अच्छा, अपनी इस यात्रा के बारे में बताइए, इसके पहले कि हम आपकी रचनाओं पर बात कर सकें। जैसा कि आपने बताया, मेरा जन्म बिहार में हुआ है और स्कूली शिक्षा बिहार में ही हुई। जी जी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली के रामजस कॉलेज में, और उसके बाद यहीं रामजस कॉलेज में मैंने स्नातक की पढ़ाई करी। उसके बाद हिंदी विभाग से मैंने यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में परास्नातक किया, मास्टर्स किया हिंदी में। उसके बाद बीएड और एमएड ये सभी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया। इसके बाद जो काम करने की बात थी तो ये रोजगार के सिलसिले में बहुत सारी परीक्षाएं दी। इन्हीं परीक्षाओं में डीआरडीओ में भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय, भारत सरकार का विद्यालय है, वहाँ मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है एक शिक्षक से बात करके। और नवोदय तो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जमीन से जुड़े हुए हमारे जो ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए नवोदय विद्यालय बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा काम कर रहा है। आलोक जी, आपको एक शिक्षक की हैसियत से मुझे लगता है बहुत संतोष होता होगा। अब मैं एक लेखक आलोक से बात करना चाहूंगी। आलोक जी, आज के जो मौजूदा परिदृश्य है साहित्य का, जिसमें आज युवा लेखक और कवियों की मैं कहूंगी एक तरह से भरमार है, उसका कारण है कि आज इंटरनेट के जरिए, बहुत सारे पब्लिक नेटवर्किंग साइट्स के जरिए साहित्य प्रचुर मात्रा में बहुत अलग अलग तरह का उपलब्ध हो रहा है। उसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि अब किताबों से निकलकर साहित्य एक मोबाइल में भी कैद हो गया है, ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं? इसे मैं साहित्य के लोकतांत्रिकरण के दृष्टि से देखता हूँ। मुझे लगता है कि साहित्य लोकतांत्रिक हो गया है। क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी रचनाएं पत्रिकाओं में जाएं, पत्रिकाओं में छपें और तब पाठकों तक पहुंचे, तो इसमें एक वक्त लगता है। लेकिन ऑनलाइन ये जो हमारे सोशल साइट्स हैं, इन्होंने हमें अपनी रचना को अपने पाठकों तक पहुंचाने का एक सर्व सुगम और द्रुत माध्यम दे दिया। हमने तुरंत यहाँ लिखा और तुरंत यह पाठकों तक पहुंच गई। इससे पाठकों को एक बड़ा फायदा है कि वो रचनाओं का चयन कर सकते हैं, रचनाओं को पढ़ सकते हैं, और बेहतर, एक से एक बेहतर लेखक जो ऑनलाइन बहुत शानदार लिखते हैं, उनको वो एक बार में देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने अच्छे से साहित्य को ऑनलाइन मीडिया ने लोकतांत्रिक किया है, उसमें थोड़ी बहुत बुराइयां भी आई हैं। आप देखेंगे कई बार कि लोग किसी दूसरे रचनाकार की कविता को अपने नाम से लेकर छाप देते हैं, भेज देते हैं, फिर बहुत दिनों बाद पकड़ में आती है और इस तरह से तब तक वो काफी दूर निकल जाती है। कई बार लोग एक ही रचना को कई नामों से ले लेते हैं, ये एक दिक्कत आती है। दूसरी बात क्या ऑनलाइन उसमें देखा गया है कि इससे रचनाओं की बहुलता आ गई है, और इस बहुलता में कई बार आप समझ नहीं पाते हैं कि रचना कहाँ से कॉपी होती है और कहाँ से उसको तैयार करके बनाया जाता है। एक खास ट्रेंड चला है आजकल की कविताओं में कि विदेशी रचनाकारों के कविताओं का भावानुवाद ज्यादा प्रस्तुत किया जाता है आजकल। बहुत सही कह रहे हैं। तो इसे देखते हुए इस पाठकों को बड़ा सजग होने की जरूरत है कि वो पढ़ क्या रहे हैं और उन चीजों में भारतीयता कितनी है और हमारे बिंब कितने हैं और हमारी बातें कितनी उभर कर सामने आती। जी, ये जो कॉपी पेस्ट का जमाना है, इसने कहते हुए अफसोस भी होता है कि हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर और अमृता प्रीतम जी के नाम पर बहुत सारी रचनाएं इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखी जाती है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वाकई। ये दुख भी होता है देख करके ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा आलोक जी, आपकी एक जो रचना है, जो यात्रा वृत्तांत है, सियाहत के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी और इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, सियाहत उर्दू भाषा का शब्द है जी, जिसका अर्थ होता है यात्रा।
और मूल शब्द है सियाह, यात्री। तो यह एक तरह से यात्रा की किताब रही और इस यात्रा की किताब में उत्तर भारत के बजाय हमारा ध्यान दक्षिण भारत की ओर था। दक्षिण भारत में जो मेरे लिए जो सुविधाजनक था, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था, तो काम से जहाँ छुट्टी मिलती थी, जहाँ मुझे अवसर मिलता था, तो मैं दक्षिण भारत के बहुत सारे मशहूर और कुछ ढेर सारे ऐसे भी स्थान थे जो मशहूर नहीं है, जो किसी भी ट्रैवल मैप पे नहीं आते। वहाँ की मैंने यात्राएं की, कई अलग अलग भाषियों से बातें हुई। कई बार वो हिंदी नहीं जानते थे, मैं उनकी भाषा नहीं जानता था, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी काम नहीं आती थी। उस स्थिति में भी संवादों की जो भाषा होती है वो अलग ही होती है। अब वो आप अपनी बातें कह पाते हैं और दूसरे भी आपकी बात समझ पाते हुए भी आपकी अपनी बात कह पाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मदुरई के बस स्टैंड पे लगभग 4 घंटे मैं रात को बैठा और एक व्यक्ति से राजनीति पर बात हुई। न वो हिंदी जानते थे, न अंग्रेजी जानते थे और न ही मैं तमिल जानता था। बिहार की राजनीति से लेकर के दिल्ली की राजनीति से लेकर के केरल की राजनीति पर बात हुई। तो ये सियाहत की जो पूरी रचना प्रक्रिया है, इन्हीं चीजों से गुजरते हुए हुई है। उसमें आपको बहुत ज्यादा सौंदर्य के प्रति आकर्षण नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोक प्रवृत्तियां हैं उनको पकड़ने की थोड़ी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है। और साथ ही साथ यह भी देखा है कि तुलना भी होती चली जा रही है कि हमारा समाज कैसा है, उत्तर भारत का समाज कैसा है, दक्षिण भारत का समाज कैसा है, राजनीतिक रूप से हम कितने सजग हैं, राजनीतिक रूप से वे कितने सजग हैं, ये तुलना भी होती है। लेकिन तुलना करते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मैं तुलना करता हूं तो तुलना करते करते एक बिंदु ऐसा आता है जहां कई सारी बातें समानता के भी मिल जाती हैं। तो इस किताब की पूरी रचना प्रक्रिया में यही तुलना, समानता, भाषा के प्रति मोह और भाषा से जो हमारे दुराव उत्पन्न हुए हैं, इन सारी चीजों को मैंने महसूस किया और उन्हीं चीजों को मैंने इस किताब में लिखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय ज्ञानपीठ इसको स्वीकृत कर लेगा और आश्चर्यजनक रूप से पिछले 22 दिसंबर 2017 को उन्होंने फोन किया और कहा कि आपकी किताब को हम पुरस्कृत कर रहे हैं। और इस तरह से मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं था इस काम को लेके, पर पाठकों का रिस्पॉन्स अब तक जिस प्रकार से आ रहा है वह काफी अच्छा ही आ रहा है। मैं इस बात को लेकर के स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि आप बिहार के युवक हैं और दक्षिण भारत की भाषाएं थोड़ी दुरूह होती हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जाते हैं, जहां आपने दक्षिण भारत में कदम रखा, वहां जाने के बाद भाषा की दुरूहता तो है। आपने अपनी बात के बीच में बताया था कि आपने एक स्टेशन पर बैठ करके बिना किसी भाषा की जानकारी के आपने किसी के साथ बहुत गहरी चर्चा की 4 घंटे तक। तो मैं उस पर अटक गई कि वो चर्चा किस तरह से हुई, किस भाषा में, क्योंकि एक बात जानने के काबिल है। उस चर्चा का देखिए मुख्य आधार तो वही है कि आप किसी खास विषय पर बात करते हैं, जैसे राजनीति की बात हो, खेल की बात हो, तो वहाँ मुख्य मुद्दा तो राजनीति ही थी। लेकिन साथ में जो चीजें जुड़ गई वह ये थी कि मैं केरल में था, वो केरल में काम कर चुके हैं। पहले मैं केरल से आया, फिर गए वो तमिल में बोलते गए, मुझे कुछ कुछ शब्द पकड़ में आते गए। फिर संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो दक्षिण की बहुत सारी भाषाओं को शब्द देती है, तो उन्हीं शब्दों के सहारे मैं आगे बढ़ता गया। और फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया 10-15 मिनट के बाद कि मैं उनकी बातें समझ पा रहा था। तो मुझे स्वयं एक आश्चर्य हुआ कि भाई इस तरह से कैसे हो रहा है। शायद भाषा विज्ञान में इसके लिए कोई अवधारणा होगी, लेकिन बड़ी चमत्कारिक सी बात थी उस समय मेरे लिए भी। जी, इसलिए मैंने भी आपसे अर्ज किया ना कि मैं भी वहां अटक गई, क्योंकि एक चमत्कारिक तो लगा ही। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा आज का जो साहित्य है, वर्तमान साहित्य, जिसमें तथाकथित या जो नई हिंदी की बात की जा रही है, तो जब हम ये देखते हैं कि नई हिंदी, और हम अब ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में तत्सम हिंदी के शब्दों की बहुलता, तो अब इन दोनों स्थितियों को यदि देखें तो नई हिंदी हमें अंग्रेजी के शब्द भले ही दे दें, बोलचाल के शब्द भले ही दे दें, लेकिन हमें वो विस्तार नहीं दे सकता जो तत्सम हिंदी हमें दक्षिण भारत की ओर हिंदी के प्रसार में दे सकता है। तो इसलिए मेरा मानना हमेशा से रहा है कि नई हिंदी के बजाय हम यदि पुराने शब्द हैं उन पर ही ध्यान रखें तो शायद हमारे साहित्य का विस्तार ज्यादा हो, मुकाबले इसके कि हम बोलचाल की भाषा, जो आम फहम भाषा है, उसको साहित्य में प्रयोग करें। हम आम फहम भाषा का प्रयोग करना अनुचित नहीं कहते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमें
संस्कृतनिष्ठ शब्दों का यदि प्रयोग करना है तो इससे हमें बड़ा फायदा होगा उस तरफ हिंदी को बढ़ाने में। आलोक रंजन जी, एक रचना जो भी होती है वो स्वतः स्फूर्त होती है और कोई भी रचनाकार जब लिखता है तो वो अपने दिल की बात लिखता है, जिसे हम एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। लेकिन कई बार हमने इस बात को देखने में आया है, कई बार हमने इसको महसूस किया है कि कुछ कारणों से क्या लेखक अपनी बात सही तरीके से कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें आगे कभी मौका मिले न मिले उससे कुछ लोग नाराज हो जाएं। तो क्या कभी इस तरह का आपको ऐसा लगता है? आप इस तरह से क्या फील करते हैं इस बारे में थोड़ा सा? इस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो कि यह महसूस तो सभी करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेखक और कवि इसको या रचनाकार कोई भी इसको बहुत गहरे से महसूस करते हैं। लेकिन कई बार लेखक और कवि अपने स्थापित होने के क्रम में, जब वो युवा होते हैं, अपने स्थापित होने के क्रम में इन बातों पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं। उन्हें शायद लगता है कि हम यदि आज अपनी बात कहेंगे तो हमें खारिज कर दिया जाएगा और हमें पीछे धकेल दिया जाएगा, तो इसलिए वो चुप रह जाते हैं। का खामियाजा ये होता है कि वो चुप रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे व्यवस्था में वो शामिल होते जाते हैं। व्यवस्था फिर आगे चलकर यदि कोई आपने बहुत संघर्ष करके आप आगे बढ़े तो उसके बाद ऐसा होता है कि आप उस संघर्ष को भूल करके आप भी उसी प्रक्रिया के अंग हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता या फिर ये कहें कि अभिव्यक्ति की जो प्रखरता उनमें थी, उसका उपयोग उन्होंने साहित्य के आंतरिक शोषण में या आंतरिक ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए नहीं किया होता है। आपको ऐसा लगता है कि उससे अभिव्यक्ति की प्रखरता में भी कमी आ जाती है? हाँ, अभिव्यक्ति की प्रखरता में साफ कमी आती है। कुंवर नारायण की एक कविता है कविता के बहाने, उसमें वो इस बात को काफी गहराई से कहते हैं, भाषा में अर्थ फंस जाता है, फिर बात निकल नहीं पाती। यहाँ भाषा तो नहीं, व्यवस्था में अभिव्यक्ति जो है वो फंस जाती है और फिर वो निकल नहीं पाती। आलोक जी, आप अब किस रचना पर काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ाने वाला भी ये कारण रहा होगा आपका जो युवा ज्ञानपीठ द्वारा आपको नवाजा गया, तो इसके बाद कितनी अधिक आप रचना प्रक्रिया और सक्रिय हुई, आप बताइए। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ ने जिस तरह से मुझे नवलेखन पुरस्कार 2017 से नवाजा, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और एक तरह से ये मेरे लिए, जिसको कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड होता है, वो मेरे लिए ऐसा था, क्योंकि देश भर में बहुत सारे लोगों ने बात को जाना और वो जान गए मुझे असम में बुलाया गया एक कार्यक्रम में, फिर केरल में लोगों ने जाना, फिर बिहार के 1-2 कार्यक्रमों में मुझे बुलाया गया। तो इस तरह से लोगों को पता चल जाता है, एक बड़ी बात है जी। और उसके बाद आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल मैं कुछ चीजों पर काम कर रहा हूँ, जैसे यात्राओं की ही अगली किताब पर काम करने की सोच रहा हूँ, कहानियों की एक किताब है उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फिलहाल। कभी राइटर्स ब्लॉक फील करते हैं? जी, यह तो स्वाभाविक सी बात है। हाँ। मतलब सभी लेखक इस तरह से महसूस करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई चीजें आपके जीवन में चलती हैं। जैसा कि मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा मन करता है कई बार लिखने का, तो जब मैं कक्षा ले रहा होता हूँ ठीक उसी समय मुझे कुछ स्ट्राइक करता है, लिखने का मन करता है, लेकिन उस समय मैं लिख नहीं सकता। और जब तक मैं आता हूँ तो वो चीजें थोड़ी बाहर निकल जाती हैं। तब फिर मैं यदि सप्रयास लिखने की कोशिश करूंगा तो थोड़ी दूर आगे बढ़ता हूँ, फिर वो चीजें छूट जाती हैं, फिर वहीं रुक जाती हैं और फिर लंबे समय तक तब ऐसे ही रहता। फिर अब उन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो माहौल पुराना लाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर कभी आ जाता है, कभी ऐसी चीजें चलती हैं तो शायद वो ब्लॉक टूट जाता है। जी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हर लेखक के जीवन में एक ऐसा वक्त है, उसको वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, इंटेंसिटी के साथ फील करता है, लेकिन उसे कोई और समझ नहीं पाता। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सियाहत के बारे में आपसे बात की। तो आपकी यात्रा जो है ये अनवरत जारी रहे, जीवन यात्रा के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही जो आपकी रचना प्रक्रिया की यात्रा है ये निरंतर इसी तरह प्रवाहित होती रहे और आपको राइटर्स ब्लॉक कम से कम आए, इस उम्मीद के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आलोक जी। अभी आप सुन रहे थे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा नवलेखन पुरस्कार 2017 से सम्मानित लेखक आलोक रंजन से मनीषा जैन की बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।